नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। बात करेंगे दोस्तों पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी के मॉक टेस्ट नंबर 36 की बात करेंगे। जी हाँ, 15 बेहतरीन लाजवाब इस मॉक टेस्ट नंबर 36 में रहने वाले हैं। और 15 में से आपका स्कोर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपका वाकई में 12 प्लस स्कोर है तो वाकई में आप जो सीढ़ी दर सीढ़ी यानी सिलेक्शन की ओर एक सीढ़ी अग्रसर कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्नों की। दोस्तों मैं आपके साथ जयसवाल सर, सभी का वेलकम, अभिनंदन करता हूं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे दोस्तों, कल के हमने मॉक क्वेश्चन, अब ये आपके लिए मॉक क्वेश्चन दिया था। सभी कमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कमेंट किया, इस मॉक क्वेश्चन का आंसर दिया था, दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए जान लेते हैं इसका आंसर, करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या होगा। चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव की सुरक्षा के लिए संबंधित है? नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, सिमिलीपाल उड़ीसा, पलामू झारखंड, या इनमें से कोई नहीं। जिन्होंने यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, पहले ऑप्शन की बात कर रहे हैं, नागार्जुन श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। पर्यावरण मंत्रालय के बयान के अनुसार चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम क्षेत्र में वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित है। और चेंचू जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। प्रश्न आता है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति चेंचू जनजाति कहलाती है। और चेंचू जनजाति चेंचू भाषा बोलती है। यहाँ पे चेंचू जनजाति है, चेंचू भाषा ही बोलती है। दूसरा प्रश्न है, सभी कमेंट करेंगे। और इसके पिछले मॉक टेस्ट देखना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक बने रहें, चैनल को विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाएंगे। इस वीडियो के बाद देखने के बाद आपको पर्यावरण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मिलेगा प्लेलिस्ट, वहाँ पे सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। हर एक कंसेप्ट के, हर एक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के पैटर्न पर मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण लेखांकन क्या होता है? जो पर्यावरण लेखांकन है, यह पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है। यह देश के हरे क्षेत्रों का सांख्यिकी विश्लेषण करने की एक तरीका है। यह उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट करें, जिनको पता है कमेंट करें, फीडबैक करें, अपना स्कोर जरूर बताएं। तो पर्यावरण लेखांकन क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए, बेहतरीन लाजवाब। देखिए, पर्यावरण जो लेखांकन होता है, यह पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है, जिसे पर्यावरण लेखांकन कहा जाता है। ठीक है, लेखांकन को हरित लेखांकन भी कहते हैं, ये भी याद कर, ठीक है, कंफर्म कर लेना है। इसे पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन को खपत के मापने के लिए है। यह पर्यावरण लेखांकन को क्या है, हरित लेखांकन भी कहते हैं। और यह पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है, आपको ऑलरेडी पता ही है। तीसरा प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। विली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। सभी कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, एक सिंह प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं। एक सिंह गैंडा के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? सभी कमेंट करेंगे। देखिए, बिली अर्जन सिंह जो नाम से राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है। और दुधवा हमारे कहाँ पर आता है? उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, यूपी में दुग्ध उत्पादन की बात करेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बिली अर्जन सिंह का जन्म 1917 में हुआ। वे एक पूर्व शिकारी थे, पहले एक शिकारी हुआ करते थे, किंतु एक छोटे तेंदुए के शिकार के बाद उनका एक हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने दुधवा नेशनल पार्क की फिर स्थापना कर डाली और इस अभियान को चलाया। उन्होंने 1976 में और 1996 में WWF ने गोल्ड मेडल दिया था। वर्ल्ड वाइड फंड की बात करेंगे। 1995 में पद्मश्री भी दिया गया और उनका निधन 2010 में हुआ था। प्रश्न आ सकता है कि एक शिकारी होने के साथ साथ एक, ठीक है, शिकार के बाद हृदय परिवर्तन किनका है? जिन्होंने दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क का अभियान चलाया था वह और कोई नहीं, बिली अर्जन सिंह की बात करेंगे। चौथा प्रश्न है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ पर है? भोपाल, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। लखनऊ और इलाहाबाद सभी लोग जानते हैं। लखनऊ हमारी नवाबों का शहर कहलाता है और इलाहाबाद माँ गंगा की भूमि कहलाती है, सभी लोग जानते हैं। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच है। हम बात करें एमपी की कैपिटल की बात करेंगे। एमपी मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल की बात कर रहे हैं। हरित राष्ट्रीय प्राधिकरण का मुख्य बेंच कहाँ पर है? तो भोपाल की बात करेंगे।
और इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 2010 में हुआ। और इसका उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित रखना है। और इसकी स्थापना 5 मई 2010 को हुई थी। अगर डेट आया 2010 सन आता है, अगर डेट वाइज आता है तो 5 मई 2010 को हुआ। और इसका मुख्यालय भोपाल में। किसका? राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना 5 मई 2010 को भोपाल शहर में हुई थी। पांचवा प्रश्न है, कमेंट करते रहिए, अपना स्कोर अपना फीडबैक करते रहें। निम्न में से क्या पौष्टिक स्तरों पर हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? ऊर्जा घट जाती है, संख्या घट जाती है, रसायन घट जाती है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या इनमें से कौन से एक पौष्टिक स्तर जो हमेशा एक खाद्य श्रृंखला में घट जाती है? सभी लोग जानते हैं, हम बात कर रहे हैं ऊर्जा की, बात करें एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है, ये ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जैविक उर्वरक कौन सा होता है? राइजोबियम की बात कर रहे हैं, एजोटो वेक्टर की बात कर रहे हैं, सहजीवी संबंध की बात कर रहे हैं, उपरोक्त सभी की बात करेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया? सभी कमेंट करें, फीडबैक करें। जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर, सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सभी मित्रों को जय हिंद। हम बात करें जैविक उर्वरक की बात कर रहे हैं, आपका राइजोबियम, एजोटोबैक्टर या सहजीवी संबंध, ये तीनों जैविक उर्वरक कहलाएंगे। जी हाँ, जैविक उर्वरक खेती में प्रयोग किए जाते हैं और ये किफ़ायती होने के साथ साथ कम प्रदूषक होते हैं। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, आपका एस्परजिलस, पेनिसिलियम, स्यूडोमोनास की बात कर रहे हैं, बैसिल्स की बात कर रहे हैं, फ्लोरेंसेट की बात कर रहे हैं, स्यूडोमोनास की बात कर रहे हैं, राइजोबिया की बात कर रहे हैं, फ्रेलेबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, एसिटोबैक्टर, ये सभी जैविक उर्वरक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, जैविक खेती के फायदे क्या हैं? सभी कमेंट करें। अगर जैविक खेती या जैविक कृषि की बात कर रहे हैं, इसके फायदे क्या होते हैं? यह किफ़ायती होता है, कम समय में यह कम समय लेता है, या इसमें कम मजदूरों की ज़रूरत होती है, या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। देखिए, जैविक खेती की अगर हम बात करें तो यह किफ़ायती होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट होगा। जैविक खेती में रासायनिक उत्पादों का प्रयोग ना करके कंपोस्ट का, जैविक खाद आदि का प्रयोग किया जाता है, तो ये किफ़ायती और कम प्रदूषक होता है। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? कॉपर, जिंक, आयरन, लेड की बात करेंगे। तो मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? सभी कमेंट करें। कॉपर की बात कर रहे हैं, जिंक की बात कर रहे हैं, आयरन की बात कर रहे हैं, या हम लेड की बात कर रहे हैं? सभी ध्यान दें। मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न कचरे जो ई कचरा होता है वह हम कॉपर की बात करते हैं, CU। जी हाँ, ई कचरा, ई अपशिष्ट बेकार हुए मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न होता है, जो पर्यावरण के लिए बहुत घातक होता है, और इसका मुख्य रूप से इसमें क्या है? कॉपर होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो देखिए, 1 2 3 प्रश्न बनते हैं, इसलिए कंसेप्ट लेकर आते हैं। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन, ये पुस्तक साइलेंट जो स्प्रिंग है या पर्यावरण संरक्षण आंदोलन से संबंधित है, और इसके लेखक आपके पट हुचिंग्स हैं, रसेल कार्सन है, अमृता देवी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी पर्यावरण के वुमेन की बात की जाए, पर्यावरण की वुमेन का नाम आ जाए, तो आपको एक ही ऑप्शन अमृता देवी करना है। जब पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग की बात की जाए, रसेल कार्सन, इसके लेखक कौन है? रसेल कार्सन की बात करेंगे। यह पुस्तक दोस्तों 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुई थी। साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक नामक है, इस पुस्तक का प्रकाशक कब हुआ था? 27 सितंबर 1962 को, और यह पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न है, इसके बाद 5 आपको पता है 15 बेहतरीन लाजवाब इस मॉक टेस्ट नंबर 36 में रहेंगे। सभी को कमेंट करना है, फीडबैक करना है, अपना ओपिनियन बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह या पिंड उल्टा हरित ग्रह प्रभाव दर्शाता है? जी हाँ, प्रदर्शित करता है। ऐसा ग्रह या पिंड उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है। मंगल, शुक्र, बृहस्पति, टाइटन की बात करेंगे। सभी कमेंट करें। ऐसा ग्रह पिंड जो उल्टा हरित ग्रह प्रभावित करे, और कोई नहीं, हम टाइटन की बात करें। हमारे सौरमंडल में टाइटन उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता है, और टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न,
किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? जी हाँ, ग्रासलैंड खाद्य श्रृंखला, तालाबी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला या इनमें से कोई नहीं। ऐसा खाद्य श्रृंखला कि जिनकी संख्याओं का पिरामिड जो है उल्टा होता हो, वह खाद्य श्रृंखला और कोई नहीं, आपका परजीवी खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे। परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, नोट करेंगे। कार्बन लेवी दोस्तों क्या है? बहुत बार हो सकता है आपने ना सुना होगा, सुना होगा तब बहुत बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड प्रश्न है। कार्बन लेवी की बात कर रहे हैं। जेट और लगाने वाला कर है एक, पेट्रोल पर लगाने वाला कर है, कार्बन ईंधन पर, या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम ये तीनों जो हमारे कर लगाना है, यानी ये कार्बन लेवी जो है ये किससे संबंधित होगा? सभी जब कार्बन लेवी है मतलब ये कार्बन ईंधन पर लगाने वाला कर हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मुझे लगता है आई थिंक ऑप्शन नंबर 90% चांस है ऑप्शन नंबर सी के। तो जो ज़्यादा चांस होगा हम वही क्लिक करते हैं। तो कार्बन लेवी क्या हो जाएगा? कार्बन ईंधन पर लगने वाला एक कर हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है? 4%, 5%, 6%, 7%? सभी कमेंट करें। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सुरक्षित क्षेत्र में आता है? 4%, 5, 6, 7? सभी कमेंट करें। तो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो सुरक्षित क्षेत्र में आए, मतलब सुरक्षित कुछ भी नहीं हो सकता, वह केवल 5% क्षेत्र है। जी हाँ, भारत के क्षेत्रफल का 5% भाग सुरक्षित क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न, इसके बाद अंतिम प्रश्न रहेगा। जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है? अर्चिस हाइपोगेया, पोंगामिया पिन्नाटा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत के सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है? और कोई नहीं, हम बात करें पोंगामिया पिन्नाटा की बात कर रहे हैं। जी हाँ, पोंगामिया पिन्नाटा का तेल, पोंगामिया तेल भारत में अनेक योजनाओं के संयंत्र तेल के रूप में साबित हुआ है, और इसे जैविक तेल भी कहा जाता है। ये भी ध्यान दीजिए, पोंगामिया पिन्नाटा न आके अगर जैविक तेल आ जाए तो वो एक ही बात है, ध्यान देना है। चलिए मॉक टेस्ट नंबर 36 का 15वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, कम वीडियो लेते हैं, कम क्वेश्चन लेते हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आसानी से पढ़ते रहें, कम समय में प्रिपरेशन होता रहेगा और तैयारी जारी रखेगी। तो निम्नलिखित पर ध्यान देना है। समुदाय रिजर्व दिया गया है, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र दिया गया है, और जीव मंडल रिजर्व दिया गया है। यानी वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उपयुक्त में से कौन सा भारत में तय किया गया है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या उपरोक्त सभी? सभी कमेंट करें। देखिए ध्यान देना है, देखिए वन्य जीव या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से जो तय किया गया वह है समुदाय रिजर्व की बात करेंगे। क्या तय किया गया है? समुदाय रिजर्व। समुदाय रिजर्व जो है वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो ये टॉप 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और 15 में से कितना आपका स्कोर, अगर 12+ स्कोर है तो वाकई में आप जीनियस है। तैयारी जारी रखें, इसीलिए कहते हैं आप सभी लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ व्याख्याता हैं। सपोर्ट करते रहें, आपका सपोर्ट ही उम्दा है, लाजवाब है दोस्तों, आप ही लाजवाब हैं। तो आपका सपोर्ट तो उम्दा लाजवाब रहेगा, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, प्यार स्नेह बनाए रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।